वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं अमर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर्म्स क्लासेस पर। फिजिक्स का एक वीडियो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक करेंगे। ये 2500 महत्वपूर्ण साइंस का फिजिक्स का लेक्चर 2 है। हम इससे पहले बायोलॉजी के लेक्चर्स डाल चुके हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए समय न खराब करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बल का गुणनफल है, मतलब बल किसका गुणनफल है। तो आपको न्यूटन का सेकंड लॉ याद आ रहा होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जब भी हम फोर्स हमको चाहिए होता है तो हम मास और एक्सेलरेशन का मल्टीपल देखते हैं। तो मास मतलब हो गया द्रव्यमान और एक्सेलरेशन मतलब हो गया त्वरण। तो जिस भी ऑप्शन में मास इंटू एक्सेलरेशन होगा वही सही होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब है द्रव्यमान और त्वरण। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर का वजन। शरीर का वजन, ये आपको शरीर के वजन के बारे में बताना है। 4 ऑप्शन है उसमें पढ़कर। ऑप्शन ए देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ऑप्शन डी, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। अब आप समझिए कि जो पृथ्वी की सतह है वहाँ पर जो ग्रेविटी होती है वो हर जगह समान नहीं होती है। आपको ये पता होगा कि जो भार होता है, मतलब वेट होता है, जो वजन होता है W, ये क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, M इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। तो जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर वेट ज़्यादा होगा। ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है अर्थ की सतह पर, ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर सबसे अधिक मास हो जाएगा। तो शरीर का वजन कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, ध्रुवों पर अधिक होगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि पृथ्वी का आकार, और दूसरा रीज़न है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास। दूसरा रीज़न है कि पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना। अब देखिए पहले रीज़न को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पृथ्वी का आकार से क्या इफेक्ट पड़ता है। अब मान लीजिए पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है। पृथ्वी गोलाकार है तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे एलिप्सिकल शेप है। तो जो इक्वेटर है वो लंबा है, इक्वेटर सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप पोल्स के पास में जाएंगे रेडियस घटता जाएगा। तो जहाँ पर एक जी के लिए फार्मूला मैं आपको बता दूँ, जी इज इक्वल टू, ग्रेविटी इज इक्वल टू जी ME मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर। जी क्या है बेटा, देखो जी एक ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। तो जहाँ पर रेडियस ज़्यादा होगी वहाँ पर ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि रेडियस से हम डिवाइड कर रहे हो। जहाँ पर रेडियस कम होगी वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी। तो पोल्स पर रेडियस कम होती है, इसलिए पोल्स पर जो ग्रेविटी होती है वो सबसे अधिक होती है। इसीलिए पोल्स पर हम कोई भी चीज़ अगर जाकर उठाएंगे तो वो हमको क्या लगेगा, भारी लगेगा, क्योंकि वहाँ वजन अधिक हो जाता है। क्वेश्चन 20 का इस तरह सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है। देखिए पृथ्वी पर कितना है, 600 न्यूटन। मैंने अभी आपको बताया था कि W इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, W इज इक्वल टू mg। यहाँ अब आप अर्थ के ग्रेविटी से मून की ग्रेविटी को कंपेयर करेंगे। सबको पता होगा कि जो मून की ग्रेविटी होती है ये अर्थ का कितना होती है, 1/6। जो मून की ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑफ मून, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ GM, ग्रेविटी ऑफ मून ये क्या होता है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ का 1/6 होता है। जो ग्रेविटी ऑफ मून है ये ग्रेविटी ऑफ अर्थ के 1/6 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी वेट हमको पृथ्वी पर दिया रहेगा उसका 1/6 कर देंगे। वेट कितना है, 600 न्यूटन। तो 600 न्यूटन इंटू 1/6, इससे क्या आ जाएगा, जो 6 से 600 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 100, और न्यूटन था तो न्यूटन। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का वेट पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो वो मून पर कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। इसलिए 100 न्यूटन में ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, 100 न्यूटन। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है। फिर से उसी फार्मूले से लगाएंगे। W इज इक्वल टू, देखो भार दिया है, W इज इक्वल टू mg। मैंने आपको पहले बताया था ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। वेट कितना दिया है, 29.4 किलोग्राम। 29.4 इज इक्वल टू मास कितना दिया है, मास बताना है, ठीक है, मास बताना है। ग्रेविटी कितनी है, 9.8। अर्थ की ग्रेविटी 9.8 हम कंसीडर करके चलते हैं, 9.81 होता है। 9.8 से 29.4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा। तो मास कितना हो गया, 3। मास कितना हो गया,
3, यहाँ से मास आ गया 3 क्या किलोग्राम। ठीक, तो पृथ्वी की सतह पर किसी का भार जब 29.4 न्यूटन होगा तो उसका मास कितना होगा, 3 किलोग्राम होगा। ठीक है, चलिए आप इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, 3 किलोग्राम किस में दिया है, ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन नंबर 25 पर आगे बढ़ते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि, आपको बताना है, एनालिसिस करना है इसका, कि एक अंतरिक्ष यात्री है वो पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई तक कूद सकता है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप पृथ्वी पर 1 मीटर कूद पाते हैं तो आप चंद्रमा पर और ज़्यादा कूद पाएंगे। इसका भी वही रीज़न मैंने आपको बताया था अभी कि ग्रेविटी क्या है, अर्थ पर ज़्यादा है, मून पर कम है। मून पर कितना कम है, 1/6 है। तो अगर आप अर्थ पर मान लीजिए ऊपर की तरफ कूदते हैं तो आपको ग्रेविटी ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा। कितना तेज़ी से, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से आपको एक्सेलरेट करके नीचे खींचेगा, जबकि मून पर क्या है, उसका 1/6 है। तो 9.8 को 1/6 से और डिवाइड करेंगे तो लगभग 2 के अप्रॉक्स भी नहीं, 1 और 2 के बीच में खींचेगा। तो ग्रेविटी कहाँ पे कम है, मून पर कम है, इसलिए आप मून पर ज़्यादा ऊंचाई तक कूद पाएंगे। इसका रीज़न क्या है, अब ऑप्शन पर देख लेते हैं। जहाँ पे ग्रेविटी वाला रीज़न दिया होगा वही आंसर सही होगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में दिया है कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प है। अल्प है मतलब कम है, यही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होगा चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प है, इसीलिए एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, फिर से वही बात, W=mg मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। 1 किलोग्राम राशि है, राशि है मतलब यहाँ पर 1 किलोग्राम राशि का मतलब होता है 1 किलोग्राम है, तो राशि अगर दिया है तो ये मास होगी। ठीक बेटा, तो W से यहाँ पर देखेंगे वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। मास कितना दिया है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इंटू ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8। अर्थ पर 9.8 कंसीडर करते हैं, कई जगह 10 कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन होता 9.81 है। यहाँ पर वेट कितना आ जाएगा, 1 से जब 9.8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8, और अब जो ये निकल के आएगा किस में निकल के आया है, न्यूटन में। तो ये वेट है, ये क्या है, 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना हो गया, 9.8 न्यूटन। ऑप्शन किस ऑप्शन में 9.8 है, देखते हैं। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी ये भी इनकरेक्ट है, इसमें 10 न्यूटन दिया है। ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन दिया है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 27 आगे बढ़ते हैं। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण को पहले इंग्लिश में कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो कोणीय त्वरण है उसको इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जड़त्व आघूर्ण को हम आई से अगर डिनोट करें, आई से, और कोणीय त्वरण को अगर हम अल्फा से लिखें तो यहाँ पे जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई अल्फा। जड़त्व आघूर्ण और ये क्या हो जाएगा, आई अल्फा। आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू आई अल्फा। आई अल्फा क्या होता है, टार्क। आपको सबको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी क्लास 10th में कि टार्क क्या होता है, टार्क होता है आई अल्फा। तो यहाँ पे टार्क सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 27, 28 देखते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। अब इसको जानने के लिए आपको जल का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जल का जो तापमान होता है, जो जल का घनत्व होता है, वो बर्फ़ पे तो कम होता है, पानी में ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कब होता है, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आप जैसे जैसे बर्फ़ की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका आयतन पहले बढ़ेगा और फिर बाद में धीरे धीरे घटने लगेगा। बढ़ेगा कब तक, जब तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो बढ़ेगा, फिर 4 से नीचे जैसे आप जाएंगे तो वो बर्फ़ में बनने लगेगी, और बर्फ़ का घनत्व तो आप सबको पता है कम होता है किससे, वाटर के घनत्व से। इसीलिए बर्फ़ क्या होती है, जब आप कभी भी बर्फ़ डालेंगे पानी में तो बर्फ़ ऊपर ही तैरती रहती है। तो पहले तो बढ़ेगा, जब तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता तब तक उसका घनत्व बढ़ता रहेगा। जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, घनत्व मैक्सिमम होगी, तो उसका वहाँ पे क्या होगा, घनत्व मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से और नीचे जाएंगे, कहाँ तक हमको जाना है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब फिर वो घटने लगेगा। तो आयतन, अब जब घनत्व बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि आयतन घटेगा। घनत्व और आयतन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो घनत्व जब घटेगा तो आयतन घनत्व जब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। तो आयतन देखते हैं कहाँ घट रहा है और बाद में फिर बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी आप एक बार ध्यान से देखिए कि आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। ये आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, सबके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है।
जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा, ये आपको बताना है। कि एक बीकर है, मान लीजिए एक बीकर मतलब होता है बर्तन, कोई पॉट, एक बर्तन है उसमें बर्फ़ रखी हुई है और वो उस पर तैर रही है। तो अगर मान लीजिए पूरी बर्फ़ पिघल जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि बर्फ़ जितनी तैर रही है अगर वो पूरी पिघल गई तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका भी एक रीज़न होता है कि जो बर्फ़ होती है उसका 1/8 पार्ट पानी में डूबा रहता है। ठीक, ये आप कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे कि उसका होता है 1/8 पार्ट पानी में डूबा रहता है, 1/9 पार्ट। अगर मान लीजिए 9 किलो बर्फ़ है तो उसके 8 किलो बर्फ़ उसी में डूबी रहेगी और 1 किलो बची रहेगी। तो 1/9 तो डूबा रहता है, 1/9 बाहर रहता है और 8/9 डूबा रहता है। और जो 8/9 डूबा रहता है वो जितना एरिया कवर करता है वो टोटल 9 पार्ट पानी के से कम होता है। तो मतलब जितना बाहर निकला है जब वो भी अंदर जाएगा तो जितना पानी उसने हटाया है उसके बराबर हो जाएगा वॉल्यूम। तो इसलिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब बर्फ़ जब तक पूरी पिघल जाएगी तब तक वॉल्यूम उतना ही रहेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 गिलास पानी है, आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी मिक्स कर दी, तो क्या उसका आयतन पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होती है, उसी में जाके वो पिघल जाएगा। सेम यहाँ भी है बर्फ़ और पानी में। बर्फ़ के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दूर दूर हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स पास पास हैं। तो जितनी बर्फ़ ऊपर थी वो भी और नीचे वाली बर्फ़ मिला के उतने ही मॉलिक्यूल्स में जाके फिट हो जाएगी और वॉल्यूम जितना था उतना ही रहेगा। मतलब ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि उतना ही रहेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों? अभी देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर नीचे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में मैंने बताया था कि जब भी आप क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। कब बढ़ेगा? जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम करेंगे। तो बर्फ़ कब बनती है? जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आप बॉटल को रखते हैं आयतन बढ़ने लगेगा। अब बॉटल मान लीजिए पहले से भरी है, 1 लीटर पानी था पहले से भरा है और वो आयतन बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे बर्फ़ बनेगी आयतन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते बढ़ता जाएगा। वो 1 लीटर में एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 1 लीटर में नहीं आ पाएगा। तो क्या होगा, बॉटल फट जाएगी, बॉटल टूट जाएगी। इसलिए यहाँ पर सही आंसर देखते हैं, ऑप्शंस को एनालाइज करके। पानी जमने पर फैलता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पानी जमने पर फैलता है ऐसा कुछ नहीं है। पानी जमने पर फैलता है, हाँ सही बात है। इसके पानी जमने पर फैलता है ये कह सकते हो। मतलब अगर इसका हम एनालिसिस करें तो क्या होगा, जब डेंसिटी क्या होगी, बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है तो आयतन बढ़ेगा, इसलिए पानी जो जमेगा तो फैल जाएगा। बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है? ऐसा नहीं है। बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है? ऐसा भी नहीं है। पानी गर्म करने पर फैलता है? ऐसा नहीं है। गर्म करने पर फैलेगा कहाँ? गर्म करने पर तो कम, गर्म करने पर जब गैस बन जाएगी तब फैलेगा। अगर बर्फ़ से वाटर करोगे तो फैलेगा नहीं, तो और थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 30 का ऑप्शन ए सही है कि पानी जमने पर फैलता है। ये ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं कि आप एक बार कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। पानी जमने पर फैलता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 31, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्यों? अब आप बताइए, अगर फ्रिक्शन कहीं पर होगा और कहीं पर नहीं होगा तो क्या उससे फ़र्क पड़ेगा चलने पे? हाँ पड़ता है। जहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पे हमें होल्ड ज़्यादा मिलती है। जैसे आपने ट्रैक्टर के टायर देखे होंगे, जिस ट्रैक्टर में टायर कम होती है वो क्या करता है, स्लिप जल्दी करता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शन कम उसमें होता है। आपने बियरिंग में देखा होगा कि बियरिंग में हम क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं, वो क्या करता है, फ्रिक्शन को बढ़ा देता, फ्रिक्शन को घटा देता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि बर्फ़ में सड़क, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होगा। जितनी चिकनी सतह रहेगी, आप ऐसा समझिए कि जितना ही चिकना सरफेस होगा उतना ही फ्रिक्शन कम होगा। जैसे ऑयल है तो ऑयल क्या करता है, बियरिंग के बीच का फ्रिक्शन कम कर देता है, इसीलिए बियरिंग आसानी से मूव करती रहती है, उसमें घूमती रहती है, उस पर घर्षण नहीं लगता है। तो बर्फ़ में घर्षण कम है और बर्फ़ में घर्षण इतना ज़्यादा कम है कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, आपको आपके चलने को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आप चल नहीं पाते हैं। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस और बिहार पॉलिटेक्निक दोनों में आ चुका है। इसका सही ऑप्शन है आंसर डी। 31 का आंसर डी सही है। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको ये बताना है। एक नदी में, अभी तक एक जहाज़ था जो नदी में चल रहा था और वो फिर समुद्र में एंटर करता है, उससे क्या होगा? ऑप्शन ए, जहाज़ का स्तर पहले जितना होगा। ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ऑप्शन सी, थोड़ा नीचे हो जाएगा। ऑप्शन डी है ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है।
तो देखिए भार यहाँ पर चेंज थोड़ी हो रहा है, भार जितना नदी में था उतना ही अभी भी है, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। ऐसा तो है नहीं, ऐसा क्वेश्चन में तो कहा नहीं गया कि नदी में 50 कुंटल था अब निकाल लिया गया है खाली है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी ए और बी को एनालिसिस करेंगे। ये यहाँ भी घनत्व वाला खेल है बेटा। क्या होगा जब नदी में मान लीजिए जा रहा था, कोई भी कंटेनर है, जब नदी में जा रहा था, नदी का पानी क्या होता है, कम सैलाइन होता है, मतलब साफ़ होता है समुद्र के पानी से। समुद्र का पानी क्या होता है, ज़्यादा सैलाइन होता है, वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होती है। अब ये इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है जो सिंपल पानी है, और एक गिलास पानी ऐसा है जिसमें आपने नमक मिला रखा है, 4-5 चम्मच नमक मिला दिया है, तो भारी कौन सा होगा, भारी होगा जिसमें आपने नमक मिला दिया है। तो समुद्र का पानी क्या होता है, ज़्यादा सैलाइन होता है, इसलिए जब हम ज़्यादा सैलाइन चीज़ों में किसी चीज़ को डुबाते हैं तो वो डूबता नहीं है। जैसे आपने सुना होगा डेड सी में कोई जाता है तो डूबता नहीं है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सैलाइन है। तो समुद्र का वाटर जो होता है वो रिवर के वाटर से ज़्यादा सैलाइन होता है, इसलिए रिवर के वाटर में जो जहाज अभी तक नीचे थी वो समुद्र के वाटर में जाएगी तो वो थोड़ा और ऊपर हो जाएगी। क्या होगा, थोड़ा और ऊपर हो जाएगी। तो 32 का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन सी पर देखते हैं, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। देखिए जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं सब घनत्व से रिलेटेड हैं। घनत्व अगर किसी का तैयार है तो वो सारे क्वेश्चंस कर लेगा। अब आप बताइए कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है कि नहीं। घनत्व को ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक बराबर बर्तन है, आप उतने ही बर्तन में लोहा डाल दीजिए, और एक गिलास है, आप एक गिलास भर के लोहा डाल दीजिए, एक गिलास भर के पानी डाल दीजिए, कौन सा ज़्यादा भारी होगा, लोहा है नहीं है। तो लोहा अगर ज़्यादा भारी होगा इसका मतलब लोहे का घनत्व ज़्यादा है। अब लोहा और पानी को हटाइए, अब आप उसमें पारा डाल दीजिए, तो पारा क्या होगा, पारा लोहा से भी ज़्यादा भारी हो जाएगा, तो मतलब पारे का घनत्व और ज़्यादा है। तो लोहे का घनत्व पानी से ज़्यादा है तथा पारे से क्या है, कम है। इसीलिए ये क्या हो रहा है कि लोहे की कील जो है वो पारे में तैर रही है लेकिन पानी में डूब जा रही है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, 33 ऑप्शन सी। ये 33 का ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ये भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। देखिए आप कितने आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं पीसीएस के साइंस के क्वेश्चन। आप ऐसे ही देखते रहिए। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पानी का घनत्व अधिकतम तब होगा जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा उस पानी का। यहाँ पर ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा अगर हम बदल दें तो क्या अपरिवर्तित रहेगा। आयतन, अब मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी था, आपने आधा गिरा दिया तो क्या अभी भी उतना ही है, नहीं, अब आधा गिलास बचा, मतलब आयतन बदल जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरी देखिए भार, भार भी, अब मान लीजिए आपके पास 5 किलो केला है, आपने उसमें से आधा केला उतार दिया तो क्या अभी भी उतना ही भारी है, नहीं, तो मतलब भार भी चेंज हो जाता है, तो ये भी गलत है। द्रव्यमान, द्रव्यमान भी चेंज होता है क्योंकि द्रव्यमान क्या है, भार ही तो है। जब ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भार निकल के आता है, तो अगर भार कम हो जाएगा तो द्रव्यमान भी कम हो जाएगा, तो द्रव्यमान भी यहाँ पे गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या है, घनत्व। घनत्व देखिए बेटा, घनत्व क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो वेट होता है उसी को हम कहते हैं घनत्व। मतलब आप आयतन बटे क्षेत्रफल करके निकाल लीजिए, ठीक। तो अगर मान लीजिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर मैंने कहा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर का घनत्व है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा, चाहे आप उसको ड्रम में भर दीजिए और चाहे आप उसको ले जाके एक ग्लास में रख दीजिए, तो घनत्व चेंज नहीं होता है। चाहे वो पूरी एक बाल्टी वाटर हो, चाहे वो सिर्फ 1 ml वाटर हो, घनत्व चेंज नहीं होगा जब तक उसमें आप कुछ मिक्स नहीं कर देते। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। ये भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि 1/9 पार्ट ऊपर रहता है और 8/9 पार्ट डूब जाता है, अंदर डूबा रहता है। मतलब अगर आपको कोई आइसबर्ग तैरते हुए दिख रहा है तो ऊपर जितना दिख रहा है उससे आप समझ लीजिएगा इसका 8 गुना अंदर भी है पानी के। तो आप कूदने से पहले एक बार अंदाज़ा लगा दीजिएगा कि इतना गहरा है। अगर मान लीजिए आपको 1 मीटर ऊपर दिख रहा है तो मतलब 8 मीटर वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। यहाँ पर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/9। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। बर्फ के 2 टुकड़े हैं, उसको आपस में आपने दबाया, ठीक, और वो आपस में थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो आपस में चिपक जाएंगे, ऐसा क्यों होता है। देखिए ये दाब की वजह से होता है। जब मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, अगर आप प्रेशर ज़्यादा देंगे, ठीक, दाब ज़्यादा लगाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, घट जाएगी।
प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में कहते हैं क्वथनांक, हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे। ये सिर्फ वाटर के लिए ही नहीं है, कोई भी लिक्विड हो, कोई भी द्रव हो, अगर उसकी खुली सतह पर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, जब भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए पानी है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 है, अगर हम उसका प्रेशर बढ़ाते रहें, मान लीजिए कि दाब को बढ़ा के 2 गुना कर दें तो उसका क्वथनांक बढ़ के क्या हो जाएगा, 125 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो कोई भी लिक्विड है अगर हम उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ाने पर बढ़ेगा, ये समझ लीजिए, बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटाने पर घटेगा। तो बढ़ाने पर बढ़ जाता है, इसीलिए ये आपस में चिपक जाते हैं। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक। और हाँ, ये गलनांक क्या होगा, गलनांक कम हो जाएगी। गलनांक के भी मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने गर्म किया, मोम है, ठीक, मोम को आपने गर्म किया तो मोम क्या होगी, मोम को जब आप गर्म करेंगे, दाब बढ़ा के मान लीजिए आप उसको गर्म करते हैं तो उसका गलनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। गलनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब वो जल्दी जल्दी पिघलने लगेगी गर्म करने पर। और दूसरा रीजन देख लीजिए, कुछ ऐसे होते हैं जिनका आयतन घटता है दाब बढ़ाने पर, जैसे बर्फ़। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, जैसे मान लीजिए बर्फ़ है, अब आप उस पर प्रेशर दे रहे हैं तो वो क्या होगा, टूट के वाटर में बदलने लगेगा और फिर उसका आयतन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 37 का आंसर ए करेक्ट है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। हवाई जहाज़ में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है? आप इसको समझिए कि अगर आप अर्थ के सरफेस पे हैं तो आपके ऊपर 5-6 एटमॉस्फेरिक लेयर प्रेशर बना के रखती है। कितनी? 6 एटमॉस्फेरिक लेयर, जिनका नाम है एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। अब आप देखिए आपके ऊपर 6 जो एटमॉस्फेरिक लेयर हैं, इनमें कई सारे गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, नियान हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब आपके ऊपर प्रेशर बनाई है। यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर मैं आपको बताऊँ, आपको विश्वास नहीं होगा कि 16,000 किलोग्राम का प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का। एक ह्यूमन बॉडी पे 16,000 किलोग्राम का प्रेशर होता है। फिर आप सोचेंगे कि हम तो 50 किलो में दब जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, 16,000 किलोग्राम में कैसे खड़े हैं? बेटा इसका रीज़न क्या है कि जो आपके ब्लड हैं, ये ब्लड भी क्या करते हैं, प्रेशराइज करके उस प्रेशर को मैनेज करके रखते हैं। तो आपके ऊपर ये हमेशा रहता है, इसलिए आप कभी भी आपको पता नहीं चलता है। जैसे अर्थ मूव करती है, अर्थ मूव कर रही है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो क्या आपको कभी पता चला कि आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना है? नहीं, क्योंकि वो पूरा हर जगह मूव कर रही है। आप सिंगुलरिटी में आ जाते हैं। तो ऐसे आप अर्थ पे कहीं भी रहेंगे, आपके ऊपर 16,000 किलोग्राम का जो एयर का है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपके ऊपर है। अब आपने एक लेयर क्रॉस की, ट्रोपोस्फेयर, आप स्ट्रेटोस्फेयर में मान लीजिए पहुँच गए, फिर मीजोस्फेयर में आप पहुँच गए, स्ट्रेटोस्फेयर में। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, जो एयर आपके ऊपर प्रेशर बना रही थी वो धीरे धीरे घटती जाएगी। और जैसे जैसे एयर घटेगी तो जो इंक थी, इंक को किस तरह डिजाइन किया गया है कि वो अर्थ के सरफेस के एटमॉस्फेयर पे नीचे जाती रहे। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आप मान लीजिए आपके ऊपर भी 16,000 किलोग्राम का प्रेशर था उस इंक पर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 14,000, 12,000, 10,000, 8,000, 9,000, और फिर जब प्रेशर कम होगा तो इंक बाहर की तरफ निकलने लगेगी। समझ गए आप लोग? अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी गणना की थी वान ग्यूरिक ने। किसने की थी? ये लिख लीजिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की गणना की थी वान ग्यूरिक ने। वान ग्यूरिक, ठीक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है? 1 atm 1.01 बार होता है, ठीक है बेटा। 1 atm कितना होता है? 1.01 बार, या फिर इसको आप कह सकते हैं 760 mmHg। Hg क्या होता है? मरकरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 हो चुका है आपका। ऐसा क्यों होता है? 38 के आंसर क्या सही हो जाएगा बेटा? 38 का आंसर सही होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, वायुदाब में कमी के कारण। वायुदाब में प्रेशर घटेगा तो उससे क्या होगा? पेन की स्याही निकलने लगेगी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। 38 तक हम लोग कर चुके हैं, यहाँ नीचे आएंगे 39, हाँ ये मिल गया। ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? मैंने आपको अभी रीजन बताया था क्यों ऐसा होता है कि जब गर्म करेंगे, किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका आयतन घटेगा दाब बढ़ाने पर और उसका गलनांक बढ़ेगा, इसीलिए ऐसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और दूसरा रीजन इसका यह भी है कि वायुमंडल का प्रेशर कम हो जाएगा। अब जब प्रेशर कम हो जाएगा, मान लीजिए आप दाब कम कर रहे हैं, तो गलनांक क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जो उसका एक छुपी हुई ऊष्मा होती है जिसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा, वो गुप्त ऊष्मा कम हो जाएगी, तो वो जल्दी उबलने लगेगा, उबलने का बिंदु नीचे आ जाएगा।
दाब कम होने पे क्या होगा, उबलने का बिंदु नीचे आ जाएगा। तो 39 का कौन सा ऑप्शन सही है, 39 का ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है इसलिए क्वथनांक नीचे आ जाता है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखते हैं, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। आपको बताना है कि साबुन का बुलबुला, जैसे मान लीजिए साबुन, आप हाथ धुलिए और उसको फूंक दीजिए साबुन से, तो एक बुलबुला निकलता है, चमकीला सा होता है। उस बुलबुले के अंदर का दाब को आपके बाहर के दाब से कंपेयर करना है। तो वायुमंडल के दाब से अंदर का दाब क्या होता है बेटा, कम होता है। अंदर का दाब कम होता है इसलिए वो होल्ड करके रखता है, नहीं तो अगर ज़्यादा हो जाए तो तुरंत फूट जाए। बाहर का जो दाब होगा वो कम होगा और अंदर का दाब अधिक होगा, इसलिए वो बना रहता है। जैसे ही वो वायुमंडल एटमॉस्फेयर में आता है, धीरे धीरे इक्वलेट करने की कोशिश करता है और वो टूट जाता है। मतलब जो अंदर का दाब है साबुन के बुलबुले का, वो बाहर के एटमॉस्फेयर से अधिक होता है। देखते हैं 40 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये हमारे थे 40 क्वेश्चन। ये फिजिक्स का दूसरा लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे हम आपको तीसरा लेक्चर डाल देंगे। आप हमारे चैनल देखते रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को बीच में भेज दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद।